लोकसभा में शहरियत तरमीम बिल 2019 को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया और उस पर बहस जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस बिल से मुतल्लिक जरूरी बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के जरिए बिल की मुखालफत किए जाने पर कहा कि इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा नहीं है और किसी के साथ नाइंसाफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह बहुत सारी चर्चा होती थी कि इसे किसी को सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विधेयक ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। मान्यवर, 2014 और 2019 दोनों चुनाव के हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि 2019 में जब मैनिफेस्टो की घोषणा करी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको रखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। मान्यवर, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में क्या कहा था, हम हमारी पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो माइनॉरिटी तो मेरे मित्र जो विरोध कर रहे थे उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है? क्योंकि आप मानते हैं कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है मान्यवर? मैं तो नहीं कर रहा। भेदभाव कौन कर रहा है? एक जगह पे तो खड़े होते, माइनॉरिटी को सिंगल आउट कर। अरे हम क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम साथ में भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है। आज जब हम बिल लेकर आए हैं, तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो करोड़ों नागरिक आ गए हैं यहाँ पर, करोड़ों है जो नरक की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है, तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है। मान्यवर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अभी प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के और ट्रैवल दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसको अवैध माना जाता है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने द पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के दंडात्मक प्रावधानों से माफ कर दिया है, उनको नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता
असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पुरजोर अंदाज में शहरियत तरमीम बिल की मुखालफत की। उन्होंने ऐवान में बिल की कॉपी को फाड़ भी दिया। ओवैसी ने इस बिल को गैर आईनी करार दिया है और कहा कि यह कानून हिटलर के कानून से बदतर है और मुल्क एक और पार्टीशन की जानिब गामजन हो रहा है। बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि इस हुकूमत को जिसने संविधान पर ओत लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है? आप में बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप यह करके रख दिए है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के एक तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो, ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर? आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए। कानून जो बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। यह कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर रोक किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल माइग्रेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज्जत शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस लोकसभा रुकन मनीष तिवारी ने शहरियत तरमीम बिल पर अपनी बात रखने के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया था। मनीष तिवारी ने कहा कि दो मुल्की नजरिए की बुनियाद सबसे पहले 1935 में अहमदाबाद में सावरकर के जरिए रखा गया और ये हिंदू महासभा के इजलास में हुआ। 5वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच पर्शिया से जब पारसी भाग के आए, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो गुजरात में जब संजन पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, उनका नाम था जादव राणा, उन्होंने उन पारसियों को एक भरी हुई गड़वी दूध की भेजी। कहने का तात्पर्य यह था कि यहां बहुत लोग हैं, आपके लिए जगह नहीं है। उन्होंने, पारसियों ने उस दूध की गड़वी में शक्कर मिला दी और उन्होंने कहा कि हम शक्कर की तरह आपके समाज में घुल जाएंगे। यह भारत की परंपरा है, यह भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने उसका मजहब नहीं देखा, हमने उसका फिरका नहीं देखा, हमने मानवीय आधार के ऊपर उसको शरण दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं, और ये जनता भी जानती है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पर मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है, और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ आज कोलकाता में भी एहतजाज किया गया। वहीं वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस बिल को नाकाबिल कबूल बताते हुए कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करेंगी। एहतजाज में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की और मरकजी हुकूमत पर गैर आईनी बिल लाने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर मुल्क के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्ज़ाम लगाया। कोलकाता में भी एहतजाज किया गया है। आप देख सकते हैं रानी रासमणी रोड में हजारों की तादाद में लोग एहतजाज में शामिल हुए हैं और एनआरसी के साथ साथ सिटीजन जो शरीयत तरमीमी बिल है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आज यहाँ क्यों शामिल हुए, क्यों इस एहतजाज में? ये एक्चुअली एनआरसी के लिए हम लोग शामिल हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम लोग के लिए ये मतलब कि गवर्नमेंट हमारी ये कर रही है। इसके वजह से हम लोग सामने एक यूनिटी बना के कि गवर्नमेंट को मतलब कि बताना चाह रहे हैं हम लोग कि इलीगल है ये, मतलब कि आप जो रूल्स बना रहे हैं रूल्स इट शुड बी इक्वल, राइट? ये सिर्फ ओनली मुस्लिम के क्यों है? तो आपको क्या लगता है कि जो सीएबी है, शरीयत तरमीमी बिल है, इसकी मुखालफत कर रहे हैं आप लोग? क्यों लगता है कि इसके आने से क्या होगा? इसके आने से सबको नुकसान होगा, फायदे में कोई भी नहीं रहेगा, सब नुकसान के सारे आएगा। एक भी इंसान फायदे में नहीं रहेगा, सबको नुकसान होगा, सभी नुकसान झेलेगा और कोई बात ही नहीं है इसमें। बस सब जाहिल है, लड़े जा रहा है, ये सही है वो सही है। अरे इसका एंडिंग समझ क्या है? एंडिंग कुछ नहीं मिलने वाला, सबको सब बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है, आप क्या यहाँ एहतजाज में शामिल हुए? जरूर हुए हैं। ये जो राइट दिया गया है किसी एक पार्टी के ऊपर टारगेट क्यों किया गया? सबके साथ होना चाहिए। और आज हिंदुओं को डार्कनेस में रख के मुसलमान को टारगेट करके एक पार्ट को कमजोर किया जा रहा है, बाद में फिर हिंदुओं के ऊपर भी टारगेट होगा। ये शासनशाही होकर राज बनवाने के लिए ये सब टारगेट हो रहा है। आज हम लोग को काटेगा, कल हिंदुओं को काटेगा। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। आप भी आपको क्या लगता है शरीयत तरमीमी बिल क्यों एहतजाज? देखिए ये एक कोशिश है और कोशिश में हम लोगों को शामिल होना है। जब हम लोग शामिल नहीं होंगे तो कोशिश कामयाब भी नहीं होगा। बस इसी उम्मीद से हम लोग भी यहाँ आए हैं। बस इतना ही कहना है। क्यों लगता है कि ये बिल जो है नुकसानदाह होगा? नुकसान है ना, अब हर मुसलमानों के लिए नुकसान है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो है, फिर भी हम आए हैं। तादाद में लोग शामिल हुए और हर फिरके के लोग। आप भी आज इस एहतजाज में शामिल हुए? जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, जो एनआरसी का लिए हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट लावेंगे? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ऐसे बोल देख सकते हैं किस तरह से कोलकाता में एक जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला है एनआरसी और शरीयत तरमीमी बिल के खिलाफ, और लोगों ने एक तरह से नारा लगाया है कि वो इस बिल की मुखालफत करते रहेंगे। शबाना इजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। शहरियत तरमीमी बिल को नाकाबिल कबूल बताते हुए कोलकाता की बेशतर मुस्लिम तंजीमों ने बिल की मुखालफत में वज़ीर आला ममता बनर्जी के स्टैंड की सताइश की है। आज कोलकाता प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम तंजीमों ने बिल को मुल्क के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि ये बिल लोगों में दूरियां पैदा करेगा। ये कलकत्ते में आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है एनआरसी के बिल को लेकर और उसके खिलाफ, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों ने क़यादत की है, लीडरशिप उनकी थी
ये मसला देश का है। इसे हिंदू मुसलमान बनाना ही नहीं है। देश बचेगा तो हम भी बचेंगे, दूसरे लोग भी बचेंगे। तो संविधान को बचाने का मसला है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को ये सोचना चाहिए कि वो गृह मंत्री पूरे देश के हैं और वो हमारे भी गृह मंत्री हैं, तो हमारे बारे में भी सोचना उनका कर्तव्य है। नहीं, ममता बनर्जी का रोल बहुत पॉजिटिव जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा उनकी पॉलिसियों पर खिलाफ बोले, नहीं। आज जो उनकी पार्टी का जो रोल रहा है बहुत पॉजिटिव है और मैं पूरा भरोसा है मुझे कि वो राज्यसभा में भी इस काले कानून को अपोज करेंगी, मुसलमान के लिए नहीं, भारत के संविधान के लिए। लखनऊ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। समाजी कारकुनों के जरिए मुनक़िदा एहतजाज में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाज में मरकजी हुकूमत को इंतबाह दिया गया कि अगर शहरियत तरमीम बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद नाफिज किया जाता है तो बीजेपी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। Citizenship Amendment Bill is very, against the spirit of the Constitution. उत्तर प्रदेश के लोग आज यहाँ जमा हुए हैं बड़ी तादाद में और वो श्री अमित शाह जी से कहते हैं कि आप ये जो नया जिन्ना का मुल्क बनाना चाहते हो, ये हमारे भारत के लोगों के सपनों के खिलाफ है। आप चाहते हो कि देश का एक बड़ा तबका, गरीब लोग, मुसलमान लोग लाइन में लगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। लाइन में तो जिले जिले में आपको लोग अब बताएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। बुनियादी तौर पर संविधान का उल्लंघन है और जैसे 2014 के बाद, इलेक्शन के बाद 16 में नोटबंदी में लाइन में खड़ा किया गया अपने पैसे एक्सेस करने के लिए, उसी तरह से 2019 में अब अपने अधिकार का भीख मांगने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नोटबंदी का नतीजा सबके सामने है और इसका भी नतीजा कल सबके सामने आ जाएगा। ये बीजेपी की राजनीति ध्यान हटाने और समाज को बांटने की राजनीति है। जितनी उनके बिल आई हैं उससे कोई विकास नहीं हुआ है, न अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और गरीब बेचारा सबसे ज्यादा मजबूर होता है। भाई जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनके घर बह जाते हैं बरसात में हर साल, कौन सा कागज लाके दिखाएंगे। पुणे में शहरियत तरमीम बिल और एनआरसी की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीम बिल को गैरआईनी करार देते हुए मरकज की मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए। एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों और आम लोगों ने शिरकत की। धुले 2008 फसाद में गिरफ्तार 23 मुस्लिम अफराद को 11 साल बाद अदालत से इंसाफ मिला है। अदालत ने तमाम 23 अफराद को बरी कर दिया है। ये फसाद एक पोस्टर को फाड़ने को लेकर हुआ था जिसमें 15 गैर मुस्लिम अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। इन 23 मुस्लिम अफराद का केस जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा था। वाज़ेह है, धुले फसाद में 6 अफराद हलाक हुए थे जबकि 8 जख्मी हुए थे। जो है वहाँ के रहने वाले थे और वो उमरा करके आ रहे थे, तो उनके इस्तकबाल के लिए कुछ बैनर्स वगैरह वहाँ लगाए गए थे जिसको कुछ लोगों ने फाड़ दिया था। उसकी बिना पर साबिर के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने कुछ एहतजाज किया और उस एहतजाज के सिलसिले में कुछ पथराव भी हुआ, जिसकी बिना पर 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 23 मुसलमान थे और 15 गैर मुस्लिम थे। ये 2008 की बात है। 11 साल तक वो मुकदमा चलता रहा और अभी गुज़िश्ता शनिचर को उसका फैसला आया जिसमें उन सब के सब लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, जिसमें 23 वो मुसलमान भी थे जिनका मुकदमा जमीयत उलमा महाराष्ट्र और जमीयत उलमा धोलिया के लोगों ने मिलकर लड़ा था। मुंबई में 11वीं शरीफ की मुनासबत से आज गौसे आजम दस्तगीर की शान में जुलूस गौसिया का शानदार इनकाद अमल में आया। मुंबई के मदनपुरा से जुलूस गौसिया बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए दुआ सलाम और मनक़बत के नजराने पेश किए और तालीमात गौसे आजम को याद किया और गौसे आजम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में एक बहुत अजीम शान जुलूस निकाला जाता है जिसमें उलमाए किराम की सरपरस्ती में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम जो मुंबई के इदारे हैं, मदारिस हैं, उनके तलबा शिरकत करते हैं। भी सुन्नी तंजीमें हैं वो सब इस जुलूस में शिरकत करती हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो आपके सामने ये मंजर है, ये सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और मदरसे के जो तलबा हैं उनका ये पूरा एक जम्मे गफ़ीर आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके पीछे दीगर तंजीमें भी होंगी। क़यादत के लिए आगे घोड़ा गाड़ियों में उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा होंगे, सादात किराम होंगे, मशाइख होंगे या काबिर होंगे। आज सुन्नी दावत इस्लामी के इस जुलूस में जश्न गौसुल वरा के तौर पर ये जुलूस का इनेकाद किया गया। जो आपके सामने जुलूस का मंजर जो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन की विजन 2020 जारी किया है। अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की के लिए अक़लियती कमीशन ने खाका तैयार किया है। इस विजन 2020 में सबसे ज़्यादा तवज्जो मस्जिदों पर दी गई है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बेंगलुरु में मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस में विजन 2020 का मुसव्वदा जारी किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को इबादत के साथ तालीमी, समाजी और फलाही सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाए। हर मस्जिद में लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए अक़लियती कमीशन और विजन 2020 को नाफिज करेगा। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने विजन 2020 तश्कील दिया है। इसका मकसद अक़लियतों की फलाह व बहबूद है। इस वक्त अब्दुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये विजन 2020 बनाया जाए? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से विजन 2020 का मतलब यह है कि आने वाला साल जो है 2020 है। 2020 में माइनॉरिटी कमीशन अक़लियतों के लिए क्या करना चाहती है और उसका मूवमेंट क्या है, अभियान क्या है, वो अभियान हमने शुरू किए हैं। क्या हैं इसके हाइलाइट्स? इस अभियान में जो है हम चाहते हैं कि हमारे जो मसाजिद हैं वो मसाजिद एक कम्युनिटी सेंटर भी बने। नमाज होती है, दुआ होती है, जिक्र होता है, उसके साथ साथ जो है जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज भी होती थी, दीन का काम भी होता था, दुनिया का काम भी होता था और आपस में जो इख्तलाफात थे उसको दूर किया जाता था, प्लानिंग हो रही थी। तो आज हम मस्जिदों को जो है दुनियावी काम के लिए भी इस्तेमाल करना है। मस्जिद का जो आता होता है, प्रीमिसेस होता है, वहाँ पर हमारी छोटी सी एक इमारत हो, उस इमारत एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करे और वहाँ पर जो है हमारे बहुत सारे मसले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो है वहाँ अगर इफेक्टिव काम करना चाहते हैं फलाह बहबूदी के लिए, हमारा एक दायरा हो, मस्जिद का एक हुदूद हो, उस हुदूद के अंदर हमारा सर्वे हो, सर्वे में जो है हर घर का जो मालिक है उसके बारे में पर्टिकुलर्स कलेक्ट किया जाए, उसका नाम, उसका पेशा, उसकी इनकम, उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर और वो किस कैटेगरी में आएगा। इसके साथ साथ जो है हम सोचे हैं कि हमारे पास एक काउंसलिंग सेंटर हो। आज क्या हो रहा है, शादी ब्याह का मामला, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात, पड़ोसियों के दरमियान इख्तलाफात, इन मामलात को जो है हम पुलिस स्टेशन को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लेंट आकर दे सकते हैं। वहाँ पर हमारा एक पैनल बने, पैनल में 5 लोग हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं और जो एडवोकेट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, एक हमारे आलिम भी शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक मस्जिद की में वो हुदूद के अंदर 5 केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। जब पैनल संडे 2 घंटों के लिए अगर जमा होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हल कर सकते हैं। विजन 2020 के डॉक्यूमेंट्स में और क्या चीज़ें शामिल हैं? उसके साथ साथ जो है खबरस्तान भी हमारे पास शामिल है। खबरस्तान में आज जो है जाकर देखिए कि ये एक जंगल सा बना हुआ है और खबर जो दफना रहे हैं वहाँ पर जो है एक खबर से दूसरी खबर को जाने का रास्ता नहीं है। जहाँ जगह मिले वहाँ पर उसे कोई रेगुलराइज करने वाला नहीं, रेगुलेट करने वाला नहीं, ऑर्डरलीनेस में नहीं है और उस जगह खबरस्तान में जो है पूरे बैड एलिमेंट्स वहाँ पर बसते हैं, शेल्टर लेते हैं, गुंडास वहाँ पर आकर जो है शेल्टर लेते हैं, चोर आकर शेल्टर लेते हैं, गांजा वहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए कमीशन से हमने फैसला लिया है कि एक वक्फ बोर्ड के सीईओ को हमने बोला है कि वहाँ पर जो है कमेटीज़ को जो ताकीद करें और तमाम पाकी सफाई का काम हो और उसके साथ साथ हम पुलिस को भी लिखेंगे, पुलिस पेट्रोलिंग भी वहाँ पर अरेंज करेंगे क्योंकि हमारे खबरस्तान जो है
बैड एलिमेंट्स को, राउडीज को और जो ड्रग पेडलर्स को जो है शेल्टर देने की जगह ना बने। नाज़रीन, ये थे रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम। इन्होंने विजन 2020 तरतीब दिया है ताकि मुस्लिम समाज के और अक़लियतों के मसाइल हल हो सकें, और इसके लिए इन्होंने ख़ास तौर पर इस विजन में मस्जिदों को मरकज़ इस्लामिक सेंटर बनाने पर ज़ोर दिया है। कैमरामैन नवीन के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।